चैप्टर 8 शेर। नूमा नामक शेर पीने के तालाब के पास एक कटीली झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, जहां नदी मोड़ के ठीक नीचे मुड़ती थी। वहां एक घाट था और दोनों किनारों पर एक अच्छी तरह से घिसा हुआ रास्ता था, जो नदी के किनारे तक फैला हुआ था, जहां अनगिनत शताब्दियों से जंगल और उससे आगे के मैदानों के जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते थे। मांसाहारी निर्भीक और निडर राजसी होते थे, जबकि शाकाहारी डरपोक, झिझकते और भयभीत होते थे। नूमा शेर भूखा था, उसे बहुत भूख लगी थी और इसलिए वह अब बिल्कुल चुप था। पीने की जगह की ओर जाते समय वह कई बार कराहता था और बहुत दहाड़ता था, लेकिन जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा जहां वह बारह, हिरन, होटा, सुअर या अन्य कई स्वादिष्ट मांस वाले जीवों का इंतजार करता था, जो यहाँ पीने के लिए आते थे, वह चुप हो गया। यह एक भयानक सन्नाटा था, जो क्रूर आंखों की पीली हरी रोशनी से छनकर आ रहा था, जिसमें घुमावदार पूंछ की लहराती कंपन थी। सबसे पहले जेब्रा पाको आया और शेर नूमा गुस्से से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि मैदानी इलाकों के लोगों में से जेब्रा पाको से ज्यादा कोई नहीं है। काली धारीदार घोड़े के पीछे 30 या 40 का झुंड था, जो मोटे और खूंखार छोटे घोड़े जैसे जानवर थे। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, नेता बार बार रुक गया, अपने कान खड़े किए और अपना थूथन ऊपर उठाकर कोमल हवा को सूंघते हुए खूंखार मांसभक्षियों की गंध के निशान ढूंढने लगा। नूमा बेचैनी से हिलने लगा, अपने पिछले हिस्से को अपने भूरे शरीर के नीचे खींचकर अचानक हमले और क्रूर हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसकी आंखों में भूख की आग थी। उसकी बड़ी मांसपेशियां उस पल की उत्तेजना से कांप उठीं। पैको थोड़ा और पास आया, रुका, सूंघा और चक्कर लगाया। सरपट दौड़ते हुए खुरों की आवाज आई और झुंड चला गया, लेकिन नूमा शेर नहीं हिला। वह पैको जेब्रा के तौर तरीकों से परिचित था। वह जानता था कि वह वापस लौटेगा, हालांकि कई बार वह चक्कर लगाता और उड़ता, इससे पहले कि वह अपने हरम और अपने बच्चों को पानी तक ले जाने का साहस जुटा पाता। संभावना थी कि पैको पूरी तरह से डर जाए। नूमा ने ऐसा पहले भी होते देखा था और इसलिए वह लगभग कठोर हो गया, कहीं ऐसा न हो कि वो उन्हें सरपट दौड़ाते हुए बिना पानी के वापस मैदान में भेज दे। बार बार पाको और उसका परिवार आया और बार बार वे मुड़कर भाग गए, लेकिन हर बार वे नदी के करीब आ गए, जब तक कि आखिरकार मोटा घोड़ा अपने मखमली थूथन को पानी में डुबा नहीं देता। बाकी लोग सावधानी से कदम बढ़ाते हुए अपने नेता के पास पहुंचे। नूमा ने एक चिकनी, मोटी घोड़ी को चुना और उसकी ज्वलंत आंखें लालच से जल उठी, क्योंकि वे उसे खाने लगे, क्योंकि नूमा शेर को पाको के मांस से बेहतर शायद ही कुछ पसंद हो, शायद इसलिए कि पाको सभी घास खाने वालों में से पकड़ने में सबसे मुश्किल है। धीरे धीरे शेर ऊपर उठा और जैसे ही वह ऊपर उठा, उसके बड़े गद्देदार पंजे के नीचे एक टहनी टूटकर गिरी। बंदूक से निकली गोली की तरह वह बछेड़ी पर टूट पड़ा, लेकिन टूटी टहनी ही डरपोक शिकार को डराने के लिए काफी थी, इसलिए वे दोनों नूमा के हमले के साथ ही तुरंत भाग गए। घोड़ा सबसे पीछे था और एक असाधारण छलांग के साथ शेर ने उसे पकड़ने के लिए हवा में छलांग लगाई, लेकिन टूटती हुई टहनी ने नूमा को उसका भोजन छीन लिया था। हालांकि उसके शक्तिशाली पंजे जेब्रा की चमकदार दुम को नोच रहे थे, जिससे उसके सुंदर कोट पर 4 लाल रंग की पट्टियां बन गईं। यह एक गुस्सैल नूमा था जो नदी को छोड़कर जंगल में भयंकर, खतरनाक और भूखा घूमता था। अब उसकी भूख किसी भी तरह से खास नहीं थी, यहाँ तक कि डांगो लकड़बग्घा भी उस भूखे पेट के लिए एक छोटा सा टुकड़ा लगता। और इसी गुस्से में शेर केरचाक नामक बड़े वानर के कबीले पर टूट पड़ा। इतनी सुबह नूमा शेर की तलाश नहीं की जाती। उसे पिछली रात के शिकार के पास अब तक सो जाना चाहिए था, लेकिन नूमा ने पिछली रात कोई शिकार नहीं किया था। वह अभी भी शिकार कर रहा था, पहले से कहीं ज्यादा भूखा। सुबह की भूख की पहली तीव्र इच्छा पूरी होने के बाद मानवरूपी जानवर मैदान में इधर उधर घूम रहे थे। नूमा ने उन्हें देखने से बहुत पहले ही उनकी गंध पहचान ली थी। आमतौर पर वह दूसरे शिकार की तलाश में वापस चला जाता, क्योंकि नूमा भी केरचाक जनजाति के विशाल बैलों की शक्तिशाली मांसपेशियों और तीखे नुकीले दांतों का सम्मान करता था, लेकिन आज वह लगातार उनकी ओर बढ़ता रहा,
उसकी बालों वाली थूथन एक क्रूर गुर्राहट में सिकुड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के नूमा ने उस क्षण हमला कर दिया जब वो उस बिंदु पर पहुंचा जहां से उसे वानर दिखाई दे रहे थे। एक छोटे से मैदान में जमीन पर 1 दर्जन या उससे अधिक बालदार मनुष्य जैसे जीव थे। एक तरफ एक पेड़ पर भूरे रंग की चमड़ी वाला एक युवक बैठा था। उसने नूमा के तेज हमले को देखा। उसने वानरों को मुड़कर भागते देखा। विशाल बैल छोटे बैलों को रौंद रहे थे। केवल एक ने हमले का सामना करने के लिए अपनी जगह बनाए रखी। एक युवा जो नई मातृत्व से प्रेरित थी, वो महान बलिदान के लिए तैयार थी ताकि उसका बैल बच जाए। टार्ज़न अपने बसेरे से उछल पड़ा और नीचे उड़ते हुए बैलों और आसपास के पेड़ों की सुरक्षा में बैठे लोगों पर चिल्लाने लगा। अगर बैल अपनी जगह पर खड़े होते तो नूमा उस हमले को अंजाम नहीं दे पाता जब तक कि उसे बहुत ज्यादा क्रोध या भूख की पीड़ा ने उकसाया न हो। तब भी वह बिना किसी चोट के बच नहीं पाता। अगर बैलों ने सुना भी तो वे प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे थे, क्योंकि नरों द्वारा अपने साथियों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से अपनी बुद्धि और साहस को इकट्ठा करने से पहले ही नूमा ने मादा बंदर को पकड़ लिया था और उसे जंगल में घसीट कर ले गया था। टार्ज़न की क्रोधित आवाज ने वानरों के सीने में भी वैसा ही गुस्सा जगाया। गुर्राते और भौंकते हुए वे नूमा के पीछे पीछे घने पत्तों के भूल भुलैया में चले गए, जहां वह खुद को उनसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। बंदर आदमी आगे चल रहा था, तेजी से और फिर भी सावधानी से, शेर के ठिकाने की जानकारी के लिए अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों और नाक पर निर्भर था। निशान का पता लगाना आसान था, क्योंकि घसीटे गए पीड़ित के शरीर ने खून से सना हुआ और बदबूदार निशान छोड़ा था। आप या मैं जैसे सुस्त प्राणी भी आसानी से इसका पता लगा सकते थे। टार्ज़न और केरचाक के वानरों के लिए ये सीमेंट के फुटपाथ जितना ही स्पष्ट था। टार्ज़न को पता था कि वे बड़ी बिल्ली के करीब पहुंच चुके हैं, इससे पहले कि वह आगे चेतावनी के तौर पर गुस्से में दहाड़ता हुआ सुनता। वानरों को अपने उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बुलाते हुए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और एक पल बाद नूमा को दहाड़ते हुए जानवरों के एक घेरे ने घेर लिया, जो उसके नुकीले दांतों और पंजों की पहुंच से दूर थे, लेकिन उसकी नज़र में थे। मांसाहारी अपने अगले हिस्से को मादा वानरों पर टिकाकर बैठा था। टार्ज़न देख सकता था कि मादा वानरों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे दुश्मन के चंगुल से इस बेकार शरीर को छुड़ाने और उसे दंडित करने के लिए बिल्कुल जरूरी लग रहा था। उसने नूमा पर ताने और अपमान भरे शब्द कहे और जिस पेड़ पर वह नाच रहा था उसकी सूखी टहनियां तोड़कर शेर पर फेंकी। वानरों ने उसका अनुसरण किया। नूमा क्रोध और झुंझलाहट में दहाड़ने लगा। वह भूखा था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वह भोजन नहीं कर सकता था। अगर बंदरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो वे निस्संदेह शेर को उसके भोजन का आनंद लेने के लिए छोड़ देते, क्योंकि वह मरी नहीं थी। वे नूमा पर डंडे फेंककर उसे जीवित नहीं कर सकते थे और वे अभी भी चुपचाप भोजन कर रहे होंगे, लेकिन टार्ज़न का विचार अलग था। नूमा को दंडित किया जाना चाहिए और उसे भगा दिया जाना चाहिए। उसे सिखाया जाना चाहिए कि भले ही उसने एक मंगनी को मार डाला हो, लेकिन उसे अपने शिकार को खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मनुष्य मन भविष्य में देखता था, जबकि बंदरों को केवल तत्काल वर्तमान दिखाई देता था। वे आज नूमा के खतरे से बचकर संतुष्ट होंगे, जबकि टार्ज़न को आने वाले दिनों की सुरक्षा की आवश्यकता और साधन दोनों दिखाई देते थे। इसलिए उसने महान मानवरूपियों को तब तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जब तक कि नूमा पर मिसाइलों की बौछार नहीं हो गई, जिससे उसका सिर चकराता रहा और उसकी आवाज़ अपने क्रूर विरोध को व्यक्त करती रही, लेकिन फिर भी वह अपने शिकार से पूरी तरह चिपका रहा। नूमा पर फेंकी गई टहनियाँ और शाखाएं, टार्ज़न को जल्द ही एहसास हो गया कि जब वे उस पर लगीं, तब भी उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। इसलिए वानरों ने ज्यादा कारगर मिसाइलों की तलाश की और उसे ज्यादा देर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नूमा से कुछ ही दूर पर सड़ी हुई ग्रेनाइट की एक फसल ने ज्यादा दर्दनाक प्रकृति के गोला बारूद का संकेत दिया। वानरों को उसे देखने के लिए बुलाते हुए टार्ज़न जमीन पर खिसक गया और मुट्ठी भर छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए। वह जानता था कि एक बार जब वे उसे अपना विचार पूरा करते हुए देख लेंगे,
तो वे उसके निर्देशों का पालन करने की तुलना में उसके नेतृत्व का अनुसरण करने में ज्यादा तेज होंगे। अगर वह उन्हें पत्थर के टुकड़े खरीद कर नूमा पर फेंकने का आदेश देता, क्योंकि तब टार्जन केरचक जनजाति के वानरों का राजा नहीं था। ये बाद के वर्षों में हुआ। अब वह सिर्फ एक युवा था, हालांकि उसने पहले ही जंगली जानवरों की परिषदों में अपने लिए जगह बना ली थी, जिनके बीच एक अजीब भाग्य ने उसे डाल दिया था। पुरानी पीढ़ी के उदास बैल अभी भी उससे उसी तरह नफरत करते थे जैसे जानवर उनसे नफरत करते हैं जिनके बारे में उन्हें संदेह है, जिनकी गंध की विशेषता एक विदेशी आदेश की गंध की विशेषता है और इसलिए एक दुश्मन आदेश की। युवा बैल, जो बचपन में उसके साथ खेलने वाले साथी के रूप में बड़े हुए थे, वे टार्जन की गंध के उतने ही आदी थे जितने की जनजाति के किसी अन्य सदस्य की। उन्हें अपने परिचित किसी अन्य बैल की तुलना में उसके बारे में अधिक संदेह नहीं था, फिर भी वे उससे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वे संभोग के मौसम के अलावा किसी से प्यार नहीं करते थे, और उस मौसम के दौरान अन्य बैलों द्वारा पैदा की गई दुश्मनी अगले तक बनी रहती थी। वे सबसे अच्छे रूप में एक उदास और चिड़चिड़े समूह थे, हालांकि यहाँ वहाँ ऐसे लोग भी थे जिनमें मानवता के आदिम बीज अंकुरित हुए थे। निस्संदेह ये प्रकार की ओर वापसी, प्राचीन पूर्वज की ओर वापसी जिसने बंदरपन से मानवता की ओर पहला कदम उठाया, जब वह अधिक बार अपने पिछले पैरों पर चलता था और बेकार हाथों के लिए अन्य काम खोजता था। इसलिए अब टार्जन ने वहां नेतृत्व किया जहां वह अभी तक कमान नहीं संभाल सकता था। उसने बहुत पहले ही नकल करने की वानरों की प्रवृत्ति को पहचान लिया था और उसका उपयोग करना सीख लिया था। सड़े हुए ग्रेनाइट के टुकड़ों से अपनी बाहों को भरकर वह फिर से एक पेड़ पर चढ़ गया, और उसे ये देखकर खुशी हुई कि वानरों ने उसका अनुसरण किया था। जब वे अपने गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे, तो उस संक्षिप्त विश्राम के दौरान नूमा ने खुद को भोजन के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को और अपने शिकार को व्यवस्थित किया, तभी बंदर आदमी के प्रशिक्षित हाथ से फेंका गया एक नुकीला पत्थर का टुकड़ा उसके गाल पर लगा। दर्द और क्रोध की उसकी अचानक दहाड़ वानरों की एक बौछार से दब गई, जिन्होंने टार्जन की हरकत देखी थी। नूमा ने अपना विशाल सिर हिलाया और अपने उत्पीड़कों को घूर कर देखा। आधे घंटे तक वे पत्थरों और टूटी शाखाओं के साथ उसका पीछा करते रहे, और हालांकि वह अपने शिकार को सबसे घनी झाड़ियों में घसीटता रहा, फिर भी वे हमेशा अपने मिसाइलों से उस तक पहुंचने का एक रास्ता ढूंढ लेते थे, उसे भोजन करने का कोई मौका नहीं देते थे और उसे लगातार आगे बढ़ाते रहते थे। मनुष्य की गंध वाला वह बाल रहित बंदर सबसे बुरा था, क्योंकि वह जंगल के राजा से कुछ गज की दूरी पर जमीन पर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता था, ताकि वह अधिक सटीकता और बल के साथ उस पर ग्रेनाइट के नुकीले टुकड़े और भारी डंडे फेंक सके। नूमा ने बार बार हमला किया, अचानक क्रूर हमले, लेकिन लचीला सक्रिय उत्पीड़क हमेशा उससे बच निकलने में कामयाब रहा, और इतनी आसानी से कि शेर अपने क्रोध के भस्म करने वाले जुनून में अपनी महान भूख को भी भूल गया, अपने दुश्मन को पकड़ने के व्यर्थ प्रयासों में काफी समय तक अपना मांस छोड़ता रहा। वानरों और टार्जन ने उस विशाल राक्षस का पीछा करते हुए एक प्राकृतिक स्थान तक पहुंच गए, जहां नूमा ने स्पष्टतः अंतिम प्रतिरोध करने का निश्चय किया था, और खुले स्थान के मध्य में अपना स्थान ले लिया, जो किसी भी पेड़ से इतनी दूर था कि वो वानरों की अनियमित फेंक से व्यावहारिक रूप से प्रतिरक्षित था, यद्यपि टार्जन ने उसे अभी भी सबसे अधिक लगातार और कष्टदायक आवृत्ति के साथ पाया। हालांकि ये बात बंदर आदमी को रास नहीं आई, क्योंकि नूमा को अब कभी कभार एक मिसाइल का सामना करना पड़ता था, जो कि एक गुर्राहट से ज्यादा कुछ नहीं थी, जबकि वह अपने विलंबित भोज में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। टार्जन ने अपना सिर खुजलाया और हमला करने के किसी और प्रभावी तरीके के बारे में सोचा, क्योंकि उसने नूमा को जनजाति पर हमले के जरिए किसी भी तरह से लाभ उठाने से रोकने का निश्चय किया था। मनुष्य मन भविष्य के खिलाफ तर्क कर रहा था, जबकि झबरा बंदरों ने केवल अपने इस पैतृक दुश्मन के प्रति अपनी वर्तमान घृणा के बारे में सोचा। टार्जन ने अनुमान लगाया कि अगर नूमा को केरचाक जनजाति से भोजन छीनना आसान लगता है, तो कुछ ही समय में उनका अस्तित्व घृणित सतर्कता और भय का एक जीवित दुष्स्वप्न बन जाएगा। नूमा को सिखाया जाना चाहिए कि एक बंदर को मारने पर तुरंत सजा मिलती है और कोई पुरस्कार नहीं। जनजाति की पूर्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बस कुछ सबक की जरूरत होगी।
यह कोई बुरा शेर होगा जिसकी कमजोर होती ताकत और चपलता ने उसे किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन एक भी शेर निर्विवाद रूप से जनजाति को खत्म कर सकता था, या कम से कम उसके अस्तित्व को इतना अनिश्चित और भयानक बना सकता था कि जीवन एक सुखद स्थिति नहीं रह जाती थी। उसे गोमंगनी के बीच शिकार करने दो, टार्ज़न ने सोचा। उसे उनका शिकार आसान लगेगा। मैं क्रूर नुमा को सिखा दूंगा कि वो मंगनी का शिकार न करे। लेकिन शिकार के शव को शेर से कैसे छीना जाए, ये पहला सवाल था जिसे हल करना था। आखिरकार टार्ज़न को एक योजना सूझी। वानरों के टार्ज़न के अलावा किसी और को यह एक जोखिम भरी योजना लग सकती थी, और शायद उसे भी ऐसा ही लगा, लेकिन टार्ज़न को ऐसी चीजें ज्यादा पसंद थी जिनमें खतरा हो। किसी भी हालत में मुझे संदेह है कि आप या मैं एक क्रोधित और भूखे शेर को नाकाम करने के लिए ऐसी ही योजना चुनते। टार्ज़न को अपनी योजना में सहायता की आवश्यकता थी और उसके सहायक को भी उतना ही बहादुर और लगभग उतना ही सक्रिय होना चाहिए जितना कि वह। बंदर आदमी की नज़र टॉग पर पड़ी, जो उसके बचपन का साथी था, उसके पहले प्यार में प्रतिद्वंद्वी था और अब कबीले के सभी बैलों में से वह अकेला व्यक्ति था जिसके बारे में सोचा जा सकता था कि उसके जंगली दिमाग में टार्ज़न के प्रति ऐसी भावना थी जिसे हम आपस में दोस्ती के रूप में वर्णित करते हैं। कम से कम टार्ज़न जानता था टॉग साहसी था, और वह युवा और फुर्तीला और शानदार मांसपेशियों वाला था। टॉग, बंदर आदमी चिल्लाया। विशाल बंदर ने एक मृत शाखा से ऊपर देखा जिसे वह बिजली से नष्ट हुए पेड़ से तोड़ने का प्रयास कर रहा था। नुमा के पास जाओ और उसे परेशान करो, टार्ज़न ने कहा। जब तक वह हमला न कर दे तब तक उसे परेशान करो। उसे ममका के शरीर से दूर ले जाओ। जब तक हो सके उसे दूर रखो। टॉग ने सिर हिलाया। वह टार्ज़न से दूर समाशोधन के पार था। आखिरकार पेड़ से शाखा को तोड़कर वह जमीन पर गिर गया और नुमा की ओर बढ़ा, गुर्राता हुआ और अपनी गालियां बकता हुआ। चिंतित शेर ने ऊपर देखा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी पूंछ अकड़कर खड़ी हो गई और टॉग भाग गया, क्योंकि वह आक्रमण के उस गर्म संकेत को जानता था। शेर के पीछे से टार्ज़न तेजी से समाशोधन के केंद्र और ममका के शव की ओर भागा। नुमा, जिसकी पूरी नज़र टॉग पर थी, ने बंदर आदमी को नहीं देखा। इसके बजाय वह भागते हुए बैल के पीछे आगे बढ़ा, जो भागने में एक पल भी देर नहीं लगा था, क्योंकि वह पीछा करने वाले राक्षस से 1 या 2 गज आगे सबसे नज़दीकी पेड़ पर पहुंच गया था। एक बिल्ली की तरह भारी मानव रूपी अपने अभयारण्य के तने पर चढ़ गया। नुमा के पंजे उससे कुछ इंच से ज्यादा दूर से चूक गए। एक क्षण के लिए शेर पेड़ के नीचे रुका, उसने बंदर को घूरा और तब तक दहाड़ता रहा जब तक कि धरती कांप न उठी। फिर वह अपने शिकार की ओर मुड़ा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी पूंछ एक बार फिर कठोर होकर सीधी हो गई और वह पहले से भी अधिक भयंकर तरीके से पीछे की ओर भागा, क्योंकि उसने देखा कि वह नंगा आदमी अपने शिकार के रक्तरंजित शव को एक विशाल कंधे पर लादकर दूर के पेड़ों की ओर भाग रहा था। पेड़ों की सुरक्षा से भयंकर दौड़ को देख रहे वानरों ने नुमा पर ताने कसते हुए और टार्ज़न को चेतावनी देते हुए चिल्लाया। तेज धूप, गर्म और चमकदार, छोटे से मैदान में अभिनेताओं पर स्पॉटलाइट की तरह पड़ रही थी, जो उन्हें आसपास के पेड़ों की पत्तियों की छाया में दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से चित्रित कर रही थी। नग्न युवक का हल्का भूरा शरीर, मारे गए वानरों के झबरा शव से लगभग छिपा हुआ, उसकी चिकनी खाल पर लाल खून की धारियां, उसकी मांसपेशियां नीचे की ओर मखमली लहरा रही थीं। उसके पीछे काले बालों वाला शेर, सिर चपटा, पूंछ फैली हुई, दौड़ रहा था, एक जंगली शुद्ध नस्ल का घोड़ा, सूरज की रोशनी से जगमगाते मैदान में। लेकिन यही तो जीवन था। मौत उसके पीछे खड़ी थी। टार्ज़न इस तरह के जीवन के आनंद से रोमांचित था, लेकिन क्या वह पीछे खड़ी प्रचंड मौत से पहले पेड़ों तक पहुंच पाएगा? गुंटो उसके सामने एक पेड़ की टहनी से झूल रहा था। गुंटो चेतावनी और सलाह चिल्ला रहा था। मुझे पकड़ो, टार्ज़न चिल्लाया और अपने भारी बोझ के साथ सीधे उस बड़े बैल की ओर बढ़ा जो अपने पिछले पैरों और एक अगले पंजे से लटका हुआ था। और गुंटो ने उन्हें पकड़ लिया। बड़े वानर आदमी और मृत वानर के मृत वजन को एक बड़े
बालों वाले पंजे से पकड़ लिया और उन्हें ऊपर की ओर घुमाया जब तक कि टार्ज़न की उंगलियां पास की एक शाखा पर बंद नहीं हो गईं। नीचे नूमा ने छलांग लगाई, लेकिन गुंटो, जो दिखने में भारी और अजीब था, मनु बंदर जितना ही तेज था, जिससे शेर के पंजे उसे छू नहीं पाए, और उसके एक बालों वाले हाथ के नीचे खूनी लकीर बन गई। टार्ज़न ने ममका की लाश को एक ऊंची जगह पर ले गया, जहां शीता तेंदुआ भी नहीं पहुंच सकता था। नूमा गुस्से में पेड़ के नीचे आगे पीछे घूम रहा था और भयानक रूप से दहाड़ रहा था। उससे उसका शिकार और बदला दोनों छीन लिया गया था। वह वास्तव में बहुत क्रूर था, लेकिन उसके लुटेरे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे, और उस पर कुछ ताने और मिसाइलें फेंकने के बाद वे पेड़ों के बीच से दूर चले गए और उसे बुरी तरह से गालियां दे रहे थे। टार्ज़न ने उस दिन के छोटे से रोमांच के बारे में बहुत सोचा। उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि अगर जंगल के बड़े मांसाहारी जानवर केरचाक नामक बड़े बंदर की जनजाति पर अपना गंभीर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या हो सकता है, लेकिन साथ ही उसने वानरों के उस जंगली संघर्ष के बारे में भी सोचा जब नूमा ने पहली बार उन पर हमला किया था। जंगल में ऐसा बहुत कम हास्य होता है जो भयानक और भयावह न हो। जानवरों में हास्य की बहुत कम या बिल्कुल भी समझ नहीं होती, लेकिन युवा अंग्रेज ने कई चीजों में हास्य देखा जो उसके साथियों के लिए कोई हास्यपूर्ण कोण प्रस्तुत नहीं करती थीं। बचपन से ही वह मौज मस्ती की खोज में लगा रहता था, जिससे उसके साथी वानरों को बहुत दुख होता था, और अब उसे वानरों की भयभीत घबराहट और नूमा के हतप्रभ क्रोध का हास्य दिखाई देता था, यहाँ तक कि इस भीषण जंगल साहसिक कार्य में भी, जिसने ममका की जान ले ली थी और जनजाति के कई सदस्यों की जान खतरे में डाल दी थी। कुछ ही सप्ताह बाद शीता नामक तेंदुआ अचानक जनजाति के बीच घुस आया और एक पेड़ से एक छोटा सा बालू छीन लिया, जहां वह अपनी मां के भोजन की तलाश में छिपा हुआ था। शीता बिना किसी परेशानी के अपना छोटा सा इनाम लेकर भाग गया। टार्ज़न बहुत क्रोधित हुआ। उसने बैलों से कहा कि नूमा और शीता ने कितनी आसानी से एक ही चांद में जनजाति के 2 सदस्यों को मार डाला। वे हम सबको भोजन के लिए ले जाएंगे, वह चिल्लाया। हम जंगल में अपनी मर्जी से शिकार करते हैं, दुश्मनों के आने पर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि बंदर मनु भी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा दुश्मनों पर नजर रखने के लिए 2 या 3 को रखता है। पैको, जेब्रा और वाप्पी मृग झुंड में कुछ ऐसे होते हैं जो तब तक निगरानी करते हैं जब तक कि दूसरे भोजन करते हैं, जबकि हम महान मंगनी, नूमा, सबोर और शीता को जब चाहे आने देते हैं और हमें अपने बैलू को खिलाने के लिए ले जाते हैं। ग्ररम्फ, नमगो ने कहा। हमें क्या करना होगा? टॉग ने पूछा। टार्ज़न ने जवाब दिया, हमें भी 2 या 3 लोगों को हमेशा नूमा, सबोर और शीता के आने पर नजर रखनी चाहिए। हमें हिस्ताह नामक सांप को छोड़कर किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर हम दूसरों पर नजर रखें तो हिस्ताह को देख पाएंगे, हालांकि वह बहुत ही चुपचाप सरकता हुआ आएगा। और इसलिए ये हुआ कि केरचाक जनजाति के महान वानरों ने उसके बाद पहरेदारों को तैनात कर दिया, जो जनजाति के शिकार के दौरान 3 तरफ से निगरानी करते थे और अपनी आदत से कम बिखरे हुए थे। लेकिन टार्ज़न अकेले ही विदेश गया, क्योंकि टार्ज़न एक इंसान था और उसे मनोरंजन और रोमांच और ऐसा हास्य चाहिए था जैसा कि जंगल में मौजूद भयावह और भयानक लोग उसे जानते हैं और उससे डरते नहीं हैं, एक अजीब हास्य जो चमकती आंखों और जीवन के लाल रंग से रंगा हुआ है। जबकि अन्य लोग केवल भोजन और प्यार चाहते थे, वानरों का टार्ज़न भोजन और आनंद चाहता था। एक दिन वो जंगल के आदिम जैत नरभक्षी मुखिया मबोंगा के बाड़े वाले गांव के ऊपर मंडरा रहा था। उसने देखा, जैसा कि उसने पहले भी कई बार देखा था, जादूगर रब्बा केगा भैंसे गोरगो के सिर और खाल से सुसज्जित था। गोमांगनी को गोरगो के रूप में परेड करते देखकर टार्ज़न को मजा आया, लेकिन ये उसे तब तक कुछ खास नहीं लगा जब तक कि उसने मबोंगा की झोपड़ी के किनारे एक शेर की खाल को खींचते हुए नहीं देखा, जिसका सिर अभी भी लगा हुआ था। फिर एक चौड़ी मुस्कान ने जंगली जानवर युवक के सुंदर चेहरे को चौड़ा कर दिया। वो जंगल में वापस चला गया जब तक कि संयोग, चपलता, ताकत और चतुराई के साथ साथ उसकी अद्भुत अनुभूति की शक्तियों ने उसे आसानी से भोजन नहीं दे दिया। अगर टार्ज़न को लगा कि दुनिया पर उसका जीवन निर्वाह करने का दायित्व है तो उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे इसे इकट्ठा करना है,
और न ही इस अंग्रेज सरदार के बेटे से बेहतर कोई संग्रहकर्ता हो सकता है, जो अपने पूर्वजों के तौर तरीकों के बारे में खुद उनके पूर्वजों से भी कम जानता था, जो कि कुछ भी नहीं था। जब टार्ज़न मबोंगा गांव लौटा तो काफी अंधेरा हो चुका था और उसने दीवार से घिरे बाड़े के एक तरफ लटके हुए पेड़ पर अपना अब चमकीला बसेरा बना लिया। चूंकि गांव में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए एक गली में बहुत कम लोग थे, क्योंकि केवल मांस और देशी बियर का एक नंगा नाच ही मबोंगा के लोगों को बाहर खींच सकता था। आज रात वे अपने खाना पकाने की आग के बारे में गपशप करते हुए बैठे थे। जनजाति के बड़े सदस्य, या अगर वे युवा थे, तो ताड़ के पेड़ों की झोपड़ियों की छाया में जोड़े में बैठे थे। टार्ज़न ने गांव में हल्के से प्रवेश किया और घने साए की ओट में छिपकर मुखिया मबोंगा की झोपड़ी के पास पहुंचा। यहाँ उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसके चारों ओर योद्धा थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भयभीत शैतान देवता चुपचाप उनके इतने करीब आ गया था। नहीं, उन्होंने उसे वह चीज लेते हुए देखा जिसे वह चाहता था और चुपचाप उनके गांव से चला गया जैसे वह आया था। बाद में उस रात, जब टार्ज़न सोने के लिए खुद को सिकोड़ रहा था, वह जलते हुए ग्रहों और टिमटिमाते तारों और गोरो चांद को देखता हुआ काफी देर तक लेटा रहा और मुस्कुराया। उसे याद आया कि उस दिन जब नुमा ने उन पर हमला किया था और ममका को पकड़ लिया था, तो सुरक्षा के लिए पागलों की तरह भागते हुए बड़े बैल कितने हास्यास्पद लग रहे थे, और फिर भी वह उन्हें भयंकर और साहसी जानता था। यह आश्चर्य का अचानक झटका था जो हमेशा उन्हें घबराहट में डाल देता था, लेकिन इस बारे में टार्ज़न को अभी तक पूरी तरह से पता नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उसे निकट भविष्य में सीखना था। वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए सो गया। सुबह सुबह बंदर मनु ने उसे जगाया और उसके ऊपर थोड़ी दूर पर एक शाखा से उसके उल्टे चेहरे पर सेम की फलियां गिराईं। टार्ज़न ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। उसे पहले भी कई बार इस तरह जगाया जा चुका था। वह और मनु काफी अच्छे दोस्त थे, उनकी दोस्ती पारस्परिक आधार पर चलती थी। कभी कभी मनु सुबह सुबह टार्ज़न को जगाने के लिए दौड़ता हुआ आता और उसे बताता कि बारा हिरन पास में चर रहा है, या होठा सुअ पास में एक कीचड़ भरे गड्ढे में सो रहा है, और बदले में टार्ज़न मनु के लिए सख्त मेवों और फलों के छिलके तोड़ देता, या हिस्टा सांप और शीता तेंदुआ को डराकर भगा देता। सूरज उगने में कुछ समय हो गया था और जनजाति भोजन की तलाश में भटक चुकी थी। मनु ने अपने हाथ की एक लहर और अपनी कर्कश छोटी सी आवाज के कुछ मधुर स्वरों से उन्हें दिशा का संकेत दिया। आओ मनु, टार्ज़न ने कहा, और तुम वह देखोगे जो तुम्हें खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगा और तुम्हारे झुर्रियों वाले छोटे सिर को चीर देगा। आओ वानरों के टार्ज़न का अनुसरण करो। ये कहकर वह मनु द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा और उसके ऊपर बकबक करता, डांटता और चीखता हुआ मनु नामक बंदर उछलता हुआ निकल गया। टार्ज़न के कंधों पर वह चीज थी जिसे उसने पिछली शाम गांव के मुखिया मबोंगा से चुराया था। जनजाति उस जंगल में चर रही थी जहां गुंटो, ताओग और टार्ज़न ने नुमा को बहुत परेशान किया था और आखिरकार उसके शिकार का फल छीन लिया था। उनमें से कुछ लोग खुद भी जंगल में चर रहे थे। वे शांति और संतुष्टि से चर रहे थे, क्योंकि वहां 3 संतरी नहीं थे, जो झुंड के अलग अलग हिस्सों पर नजर रख रहे थे। टार्ज़न ने उन्हें ये सिखाया था, और हालांकि वह कई दिनों तक अकेले शिकार करने गया था, जैसा कि वह अक्सर करता था, या समुद्र के किनारे केबिन में जाता था, फिर भी वे अभी तक उसकी चेतावनियों को नहीं भूले थे, और अगर वे थोड़े समय के लिए और संतरी तैनात करते रहे, तो ये उनके आदिवासी जीवन की आदत बन जाएगी और इस तरह अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। लेकिन टार्ज़न, जो उन्हें उनसे बेहतर जानता था, आश्वस्त था कि जब से उसने उन्हें छोड़ा था, उन्होंने उन पर निगरानी रखना बंद कर दिया था, और अब उसने न केवल उनके खर्च पर थोड़ा मजाक करने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्हें तैयारियों का पाठ भी पढ़ाने की योजना बनाई थी, जो कि वैसे सभ्य स्थानों की तुलना में जंगल में और भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप और मैं आज जो अस्तित्व में है, वह ओलिगोसिन के किसी झबरा मानव की तैयारी के कारण ही है। बेशक केरचक के वानर हमेशा अपने तरीके से तैयार रहते थे, टार्ज़न ने केवल एक नई और अतिरिक्त सुरक्षा का सुझाव दिया था। गुंटो आज समाशोधन के उत्तर में तैनात था।
वो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था, जहां से वह अपने आसपास के जंगल को काफी दूर तक देख सकता था। उसने ही सबसे पहले दुश्मन को पहचाना था। झाड़ियों में सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा और एक पल बाद उसे एक झबरायाल और पीली पीठ का आंशिक दृश्य दिखाई दिया। यह उसके नीचे उलझे हुए पत्तों के बीच से एक झलक मात्र थी, लेकिन इसने गुंटों के चमड़े के फेफड़ों से एक तीखी क्रीगा निकाली, जो सावधान या खतरे का प्रतीक है। तुरंत ही जनजाति ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जब तक कि जंगल में चारों ओर फ्रीगाहज़ की आवाज गूंजने लगी, क्योंकि बंदर पेड़ों की निचली शाखाओं के बीच सुरक्षित स्थानों की ओर तेजी से भागे और बड़े बैल गुंटों की दिशा में तेजी से भागे। और फिर नुमा नामक सिंह मैदान में आया। वह राजसी और शक्तिशाली था, और उसकी गहरी छाती से कराह और खांसी और गड़गड़ाहट की आवाजें निकली, जिससे उसके रूखे बाल उसकी खोपड़ी से लेकर उसकी शक्तिशाली रीढ़ की हड्डी तक खड़े हो गए। समाशोधन के अंदर नुमा रुक गया और उसी क्षण पास के पेड़ों से टूटे हुए पत्थरों और सदियों पुराने पेड़ों से टूटी हुई मृत शाखाओं की बौछार उस पर पड़ने लगी। 1 दर्जन बार उस पर हमला किया गया, और फिर वानरों ने दौड़कर दूसरे पत्थर इकट्ठा किए और उस पर बेरहमी से हमला किया। नुमा भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका रास्ता तीखे कोनों वाले मिसाइलों की बौछार से अवरुद्ध हो गया। और फिर समाशोधन के किनारे पर महान टॉग ने एक विशाल चट्टान के टुकड़े के साथ उसका सामना किया, जो एक आदमी के सिर जितना बड़ा था, और जंगल का राजा उस चौंकाने वाले प्रहार के नीचे गिर गया। चीख पुकार, दहाड़ और तेज भौंकने के साथ केरचाक जनजाति के बड़े बड़े वानर गिरे हुए शेर पर टूट पड़े। लाठी, डंडे, पत्थर और पीले नुकीले दांत उस स्थिर शरीर को डरा रहे थे। एक और पल में, होश में आने से पहले, नुमा को तब तक पीटा और फाड़ा जाता जब तक कि उसके शरीर पर टूटी हुई हड्डियों और उलझे हुए बालों का एक खूनी ढेर न रह जाता, जो कभी जंगल के सबसे खूंखार जीव हुआ करते थे। लेकिन जब लाठी और पत्थर उसके ऊपर उठाए गए और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत उसे फाड़ने के लिए बाहर निकले, तो ऊपर के पेड़ों से एक छोटी सी आकृति उतरी, जिसके लंबे सफ़ेद मूंछ और झुर्रीदार चेहरा था। वह नुमा के शरीर पर सीधा उतरा और वहीं नाचने लगा, चीखने लगा और केरचाक के बैलों के खिलाफ अपनी चुनौती पेश करने लगा। एक पल के लिए वे रुक गए, उस चीज के आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। यह मनु बंदर था। मनु छोटा काया, और यहाँ वह विशाल मंगनी की क्रूरता को चुनौती दे रहा था। नुमा शेर के शव पर उछल रहा था और चिल्ला रहा था कि वे उस पर फिर से हमला न करें। और जब बैल रुक गए, तो मनु ने नीचे हाथ बढ़ाकर एक भूरे कान को पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से उसने भारी सिर को खींचा, जब तक कि वह धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ नहीं गया, जिससे वानरों के टार्जन का उलझा हुआ काला सिर और साफ सुथरी आकृति दिखाई देने लगी। कुछ पुराने वानरों ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने का इरादा किया, लेकिन टॉग, उदास शक्तिशाली टॉग, जल्दी से वानरों के पास पहुंचा और बेहोश शरीर पर चढ़कर उन लोगों को चेतावनी दी जो उसके बचपन के साथी पर हमला करने वाले थे। और टीका, उसका साथी, भी आया और टॉग के पास अपने नुकीले दांत दिखाते हुए अपनी जगह ले ली। दूसरों ने भी उनका अनुसरण किया, जब तक कि आखिरकार टार्जन को बालों वाले चैंपियनों की एक ऐसी अंगूठी ने घेर लिया जो किसी भी दुश्मन को उसके पास आने की अनुमति नहीं देगा। कुछ मिनट बाद हैरान और शर्मिंदा टार्जन ने अपनी आंखें खोली और होश में आया। उसने अपने आसपास के वानरों को देखा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। उसके शरीर पर बहुत से घाव थे और वे दर्द कर रहे थे, लेकिन उसके साहसिक कार्य से जो अच्छा हुआ वह उसकी कीमत के लायक था। उदाहरण के लिए, उसने सीखा था कि केरचाक के वानरों ने उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया था, और उसने सीखा था कि उदास जानवरों के बीच उसके अच्छे दोस्त थे, जिनके बारे में उसने बिना किसी भावना के सोचा था। उसने पाया था कि मनु बंदर, भले ही छोटा काया मनु, ने उसके बचाव में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। टार्जन को ये बातें जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे जो दूसरा सबक सिखाया गया था उससे वह लाल हो गया। वह हमेशा से एक मजाकिया था, भयानक और भयावह कंपनी में वह अकेला मजाकिया था, लेकिन अब जब वह अपनी चोटों से आधा मरा हुआ पड़ा था, तो उसने हमेशा के लिए मजाक से दूर रहने की कसम खा ली थी, लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं।